नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एससीएमपी का जो चैप्टर 11 है बजटरी कंट्रोल, उसका रिवीजन। तो जो बजटरी कंट्रोल है एससीएमपी में न्यू कोर्स में सीए फाइनल में, वो पूरा का पूरा थ्योरी है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो प्रैक्टिकल है, बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो थ्योरी है। 3 टॉपिक है इसमें मेनली, एक कंट्रोल स्कीम, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल और एक बियॉन्ड बजटिंग। तीनों के तीनों पूरे थ्योरी हैं। एक छोटा सा टॉपिक आएगा जो अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बजटरी कंट्रोल। तो सबसे पहले बजटरी कंट्रोल में अपन देखेंगे कि बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या है। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? खाली बजट बनाना बजटरी कंट्रोल नहीं होता। सबसे पहले अपन बजट बनाते हैं। बजट बनाना मतलब अपन या तो स्टैंडर्ड सेट करते हैं या टारगेट सेट करते हैं। वो इनकम का भी हो सकता है, वो एक्सपेंस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, डिफेक्ट्स वगैरह का भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का अपन स्टैंडर्ड सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, बजट बनाते हैं। फिर उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चेक करते रहते हैं उसकी, और कंटिन्यूस उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। फिर ईयर एंड पे अपने एक्चुअल रिजल्ट आते हैं, एक्चुअल के साथ उसको अपन कंपेयर करते हैं। ईयर एंड पे एक्चुअल रिजल्ट आते हैं, एक्चुअल के साथ अपन उसको कंपेयर करते हैं। फिर अपन वेरिएशंस या डेविएशंस निकालते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक लगा के अपन वेरिएंस निकालते हैं। तो फेवरेबल भी आ सकते हैं और एडवर्स भी आ सकते हैं। तो अपन वेरिएशंस या डेविएशंस निकालते हैं, और जो वेरिएशंस और डेविएशंस आए, अगर फेवरेबल आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एडवर्स आए तो अपन उस पर कंट्रोल लगाते हैं कि आगे से ऐसा ना हो, आगे से एडवर्स ना आए, तो अपन उस पर कंट्रोल लगा लेते हैं। ये होता है बजटरी कंट्रोल। खाली बजट बनाना बजटरी कंट्रोल नहीं होता। पहले अपन स्टैंडर्ड टारगेट सेट करते हैं, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, कंटिन्यूस फोरकास्टिंग करते हैं, एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। फिर अपन वेरिएशंस या डेविएशंस निकालते हैं, और जो वेरिएशंस और डेविएशंस अपने अगेंस्ट आए उसको अपन कंट्रोल कर लेते हैं ताकि आगे से ऐसा ना हो। ये होता है बजटरी कंट्रोल। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंस एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम। जो मैंने बात बताई सेम टू सेम वो बोलती है। ये बोलती है कि इनकम और एक्सपेंस के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स और टारगेट सेट करना और उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना ताकि उनकी परफॉर्मेंस को एडजस्ट किया जा सके। ये क्या होता है? बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल के बाद आगे दे रखा है इस चैप्टर में पहला टॉपिक कंट्रोल स्कीम। कंट्रोल स्कीम, 2 तरह की कंट्रोल स्कीम होती हैं। एक फीडबैक कंट्रोल होता है, एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है। एक फीडबैक कंट्रोल, दूसरा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, दोनों बजटरी कंट्रोल के पार्ट है। अब फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? इसको अपन पोस्ट एक्शन कंट्रोल भी बोलते हैं। पोस्ट एक्शन कंट्रोल भी अपन इसको बोलते हैं। अब ये पोस्ट एक्शन कंट्रोल क्या होता है? इसमें अपन क्या करते हैं? अपन एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद एक्शन लेते हैं। जैसे रिजल्ट आया उसके बाद अपन एक्शन लेते हैं। किसमें? फीडबैक कंट्रोल में। ये सिंपल होता है, इजी टू इंप्लीमेंट होता है। सबसे पहले अपन बजट बनाते हैं, या स्टैंडर्ड सेट करते हैं, या टारगेट सेट करते हैं। फिर ईयर एंड पे एक्चुअल रिजल्ट आते हैं। फिर एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद अपन क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। ये होता है फीडबैक कंट्रोल। मैं आपको इसके 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आपने बजट बनाया, 1 लाख रुपये का मटेरियल लगेगा। ईयर एंड पे जो आपका मटेरियल लगा वो लग गया 1.5 लाख रुपये का, 1,50,000 का आपका मटेरियल लग गया। 50,000 रुपये से एक्स्ट्रा लग गया आपका मटेरियल। अब आप क्या करोगे? आपका एक्चुअल रिजल्ट आ गया 1.5 लाख का लग गया। अब आप कंट्रोल लगाओगे, आप देखोगे, रिव्यू करोगे कि मटेरियल ज़्यादा क्यों लगा। तो आपने देखा कि आप मटेरियल जो खरीदते थे सप्लायर ए से खरीदते थे जो महंगा देता था, आपने सप्लायर बी से खरीदना स्टार्ट कर दिया। या आप पहले मटेरियल एक्स यूज़ करते थे जो महंगा पड़ता था, अब आपने मटेरियल वाई यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जो चीप क्वालिटी का है। तो इस तरह से आपने कंट्रोल लगा लिया। ये क्या हो गया? फीडबैक कंट्रोल। एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद आपने एक्शन लिया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने टारगेट सेट किया कि आपके सीए फाइनल में आएंगे 400 नंबर। 400 नंबर का आपने टारगेट सेट किया, बोथ ग्रुप पास होने का, 400 मार्क्स लाने का आपने टारगेट सेट किया। फिर आपने कुछ भी नहीं किया ईयर ड्यूरिंग द ईयर। फिर ईयर एंड पे आपका एक्चुअल रिजल्ट आया। एक्चुअल रिजल्ट आया 360 मार्क्स, 360 नंबर आया आपके। 40 नंबर का आपका एडवर्स वेरिएंस आया, 40 नंबर से आप फेल हो गए। अब क्या करोगे आप? अब आप कंट्रोल लगाओगे। अब आप क्या करोगे? फिर से पढ़ना स्टार्ट करोगे, फास्ट ट्रैक बैच ले लोगे, या अपनी बुक्स को चेंज करोगे। जो पहले आप दूसरी बुक्स पढ़ते थे आप इंस्टीट्यूट की बुक्स पे जाओगे। ये क्या हो गया? फीडबैक कंट्रोल। एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद आपने कदम उठाए, क्या हो गया? फीडबैक कंट्रोल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपने टारगेट सेट किया था कि इस साल एक भी यूनिट डिफेक्टिव नहीं बनाओगे आप। तो वैसे तो आप कुछ भी काम नहीं किया आपने, ईयर एंड पे काफ़ी सारी डिफेक्टिव यूनिट बन गई। अब आपको उन पर रिवर्क करना पड़ गया, उनको ठीक करने के लिए। तो जो रिवर्क किया आपने एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद जो कदम उठाया वो क्या है? फीडबैक कंट्रोल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने टारगेट सेट किया था कि इस साल ईयर एंड पे आपका जो बैलेंस होगा, बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस, वो होगा 5 लाख रुपए। 5 लाख का आपने टारगेट सेट किया था। अब ड्यूरिंग द ईयर आप खर्चा करते गए, और ईयर एंड पे जो बैलेंस हुआ आपका वो आ गया 3 लाख रुपए का। 3 लाख या 2 लाख का बैलेंस आ गया आपको। अब आपने रिव्यू किया तो पता चला इस साल आपने पार्टीज वगैरह में ज़्यादा पैसे उड़ा दिए थे, एक आपने घूमने फिरने में ज़्यादा पैसे उड़ा दिए थे। फिर आपने कंट्रोल लगा लिया कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे ताकि इतना बैलेंस ना हो, जितना आपने सोचा था उतना ही बैलेंस हो। 5 लाख का सोचा था तो 5 लाख का ही हो, इतना कम बैलेंस ना हो। ये क्या हो गया? फीडबैक कंट्रोल। एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद आपने कंट्रोल उठाया, एक्शन लिया। एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद आपने एक्शन लिया, क्या होता है? फीडबैक कंट्रोल। रिजल्ट आने के बाद आपने एक्शन लिया, पोस्ट एक्शन कंट्रोल। ये होता है फीडबैक कंट्रोल। 4 एग्जाम्पल से मैंने आपको इसको समझा दिया। अब फीडबैक कौन कौन से होते हैं? 4 तरह के फीडबैक होते हैं। ये फीडबैक देता कौन है? कंपनी का जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो कंपनी के मैनेजमेंट को फीडबैक देता है। या तो एक तो देता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर मान लो स्मॉल वेरिएंस आते हैं, छोटे वेरिएंस आते हैं, तो प्राइमरी फीडबैक देता है। और वो भी किसको देता है? लोअर मैनेजमेंट को। जैसे मान लो बजट बनाया था आपने 1 लाख के मटेरियल का, एक्चुअल में आपका मटेरियल आया 1,02,000, या मान लो 98,000 आ गया आपका मटेरियल। काफ़ी स्मॉल वेरिएंस है।
तो ये रिपोर्ट किसको करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो लोअर मैनेजमेंट है कंपनी का, मतलब जो प्रोडक्शन हेड है, उसको रिपोर्ट कर देगा, वो अपने आप उसको हैंडल कर लेगा। जो छोटे मोटे वेरिएंस के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट है, कौन सी रिपोर्ट देता है? प्राइमरी फीडबैक। किसको देता है? लोअर मैनेजमेंट को। अब मान लो बड़ा वेरिएंस आया, बजट बनाया था आपने 1 लाख की मटेरियल का और मटेरियल लग गया आपका 1.5 लाख का, 50,000 एक्स्ट्रा लग गया, काफ़ी बड़ा वेरिएंस है। तो जो ये रिपोर्ट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको करेगा हायर लेवल मैनेजमेंट को, मतलब कंपनी के सीईओ या सीएफओ को रिपोर्ट करेगा, हायर लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा अगर लार्ज वेरिएंस आते हैं तो। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? अगर एडवर्स वेरिएंस आते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नेगेटिव रिपोर्ट देगा, और अगर फेवरेबल वेरिएंस आते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कौन सी देगा? पॉजिटिव रिपोर्ट। मान लो 1 लाख का मटेरियल 1.5 लाख हो जाता है तो नेगेटिव देगा वो। 1 लाख का मटेरियल 80,000 हो जाता है तो पॉजिटिव देगा, मतलब फेवरेबल आते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक देगा। अब अगर नेगेटिव फीडबैक मिलता है किसको? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को अगर नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो मैनेजमेंट क्या करेगा? जो वेरिएशन आए, जो वेरिएंस आए, उसको रिवर्स करने का ट्राई करेगा। डेविएशन को क्या करेगा? उसको रिवर्स करने का ट्राई करेगा। मान लो 1 लाख का मटेरियल का बजट बनाया था, 1.5 लाख का मटेरियल लग गया आपका एक्चुअल में, तो 50,000 से आपका एडवर्स वेरिएंस आया, तो मैनेजमेंट क्या करेगा कि 50,000 से मटेरियल की कॉस्ट को कम करने का ट्राई करेगा, रिवर्स करने का ट्राई करेगा उस डेविएशन को। तो इसके लिए क्या करेगा? या तो इनपुट को अमेंड करेगा या प्रोसेस को अमेंड करेगा। इनपुट को अमेंड या प्रोसेस को अमेंड मतलब पहले चेक करेगा कि क्या आप पता बजट ही गलत बना दिया आपने, एक्चुअल में बजट ही 1.5 लाख का बनना चाहिए था, तो ऐसा करके वो इनपुट अमेंड कर देगा, मतलब बजट ही अमेंड कर देगा कि हाँ बजट में गलती हो गई थी। उसको लगता है बजट में गलती नहीं थी, ये तो अपन ने खुद ने गलती करी है, अपन ने गलत सप्लायर से परचेज कर लिया या अपन ने गलत मटेरियल परचेज कर लिया, महंगा मटेरियल परचेज कर लिया, तो वो प्रोसेस को अमेंड कर देगा। ये हो गया अमेंडमेंट। इस तरह से अमेंडमेंट हो जाएगा। अब मान लो फेवरेबल वेरिएंस आया, मटेरियल लगना चाहिए था 1 लाख का और लगा आपका 80,000 का, या मान लो आपने बजट बनाया था इस साल आप 20,000 यूनिट की सेल करोगे और आपने कर दी 30,000 यूनिट की सेल, मतलब फेवरेबल वेरिएंस आया आपका। तो ऐसे केस में क्या होगा? अपन उस डेविएशन को रीइंफोर्स करेंगे, मतलब और स्ट्रॉन्ग करेंगे। अपन ऐसे बोलेंगे मैनेजमेंट को या कंपनी को, ऐसे बोलेंगे कि इसको और कंटिन्यू करते रहो, आप स्ट्रांगली इसको कंटिन्यू करते रहो, कुछ चेंज वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको ही अपन बोलेंगे कंटिन्यू करते रहो, फायदा हो रहा है इसमें तो अपन को। तो ये होगा, उसमें अपन रीइंफोर्स कर देंगे डेविएशन को। लेकिन नेगेटिव आया तो उसको रिवर्स करने का ट्राई करेंगे। ये हो गया अपना फीडबैक। अगला फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट। जो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट बनाएगा फीडबैक वाली, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो बता रखे हैं इसमें। फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट में उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं तो इसमें बता रखा है। एक तो उसमें क्या होता है, वो अकम्पलिशमेंट डिस्क्लोज करती है कि कंपनी ने क्या क्या अचीव करा, ये डिस्क्लोज करती है। दूसरा, एम्प्लॉयज़ की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिस्क्लोज करती है। तीसरा, वो जो रिपोर्ट बनाते हैं अपन, वो एक्सट्रैक्टेड होती है। एक्सट्रैक्टेड मतलब वो पैराग्राफ में लिखी हुई नहीं होती। पैराग्राफ में लिखोगे तो मैनेजमेंट को कहाँ से समझ में आएगी? मैनेजमेंट आपके जितना पढ़ा हुआ थोड़ी है, मैनेजमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी है, तो मैनेजमेंट को समझ में आएगी नहीं। तो आपको उसको पॉइंट्स में लिखना है और पूरा एक्सट्रैक्ट करके देना है ताकि उसको आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तीसरा, उस रिपोर्ट में आपको ट्रेंड्स वगैरह भी दिखाने हैं। ट्रेंड्स वगैरह मतलब पीछे के 3-4 सालों के डाटा भी दिखाने हैं, उसको कंपेयर करके इस साल से कंपेयर करके आपको दिखाना है। इसके अलावा जो सबसे मेन है, आपको वेरिएशंस भी दिखाने हैं। वेरिएशन तो दिखाने ही पड़ेंगे कि एडवर्स आया, फेवरेबल आया, तो आपको वेरिएंस निकाल के दिखाने हैं। ऐसा नहीं पूरी कैलकुलेशन दिखा दो, जो मेन चीज़ें हैं आपको दिखानी है। उनको समझ में थोड़ी आएगा आपने ऐसे कैलकुलेट किया, ऐसे कैलकुलेट किया। आप तो वेरिएंस निकाल के दिखा दो। मटेरियल लगा था मटेरियल का बजट बनाया था 1 लाख का, लगा 1.5 लाख का। सेल्स का बजट बनाया था 10,000 यूनिट का, हो गई 20,000 यूनिट की सेल। तो आपको वेरिएंस निकाल के दिखाने, एडवर्स, फेवरेबल वगैरह वगैरह, ये आपको दिखाने पड़ेंगे। लास्ट में जो रिपोर्ट बनाओगे वो कैसे होगी? स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होगी। कैसे होगी? ऐसा नहीं कि खाली पेपर पे लिख के दे दिया। जैसे ऑडिट रिपोर्ट बनती है, जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है, ऐसे ही उसका भी क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा जो फीडबैक की रिपोर्ट बनेगी। तो इस तरह से उसके कुछ फीचर बता रखे हैं। अकम्पलिशमेंट डिस्क्लोज करेगी, एक्सट्रैक्टेड होगी, ट्रेंड्स डिस्क्लोज करेगी, वेरिएशन डिस्क्लोज करेगी और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में वो होगी। ये हो गया फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट। ये था अपना फीडबैक कंट्रोल। अगला है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये क्या होता है? इसको अपन प्रिवेंटिव कंट्रोल भी बोलते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन? रिजल्ट आने से पहले ही एक्शन ले लेते हैं। अपन पहले ही देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। अपन पहले ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि क्या होने वाला है और पहले क्या ले लेते हैं? करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं, ताकि अपना जो बजट वाला आउटपुट है वो एक्चुअल से मैच हो जाए। ताकि अपने जो एक्चुअल और बजटेड जो डाटा है, एक्चुअल और बजटेड फिगर में ज़्यादा वेरिएंस ना आए, ज़्यादा गैप ना आए। तो अपन रिजल्ट आने से पहले ही क्या ले लेते हैं? एक्शन ले लेते हैं। रिजल्ट आने से ही अपन क्या ले लेते हैं? एक्शन ले लेते हैं। कैसे? अपन पहले से ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अपन पहले से क्या ले लेते हैं? करेक्टिव एक्शन। रिजल्ट आने से पहले ही करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं, ताकि बजटेड फिगर और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे उनमें ज़्यादा गैप ना आए, उनमें ज़्यादा वेरिएंस ना आए। इसे बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या क्या होता है। जैसे मान लो आपने बजट बनाया था कि इस साल लगेगा 1,20,000 रुपये का मटेरियल, 1,20,000 का मटेरियल लगेगा, और आपने ये भी सोचा था कि हर महीने लगेगा यूनिफॉर्मली 10,000 रुपये का मटेरियल। ये आपने बजट बनाया था। अब 1 महीने बाद आपने रिव्यू किया तो आपका मटेरियल लग गया 15,000 का, 15,000 का लग गया। अगर आप ऐसे ही चलते गए तो आपका मटेरियल कितना लग जाएगा साल के एंड में?
1,80,000 का लग जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो आपने पहले ही करेक्टिव एक्शन ले लिया कि 15,000 का क्यों लगा, उसके अपने रीजन फाइंड कर लिए, उसके रीजन फाइंड कर लिए और उसको ठीक कर लिया पहले ही, मतलब रिजल्ट आने से पहले ही आपने क्या लिया, करेक्टिव एक्शन ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, आपने बजट बनाया था, टारगेट सेट किया था कि इस बार आपको सीए फाइनल में 450 मार्क्स आएंगे, ये आपने टारगेट सेट किया था कि 450 मार्क्स का आपने टारगेट सेट किया। उसके बाद क्या किया आपने, रिजल्ट से 4-5 महीने पहले आपने मॉक टेस्ट देखे, मॉक टेस्ट दिया आपने, और मॉक टेस्ट में आपने 25-30 नंबर आए, 25-30 नंबर आए, तो आपको लगा कि ऐसा चलेगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो आपने क्या किया, अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। पहले आप 5 घंटे पढ़ते थे, आपने 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, पहले आप किसी और की बुक से पढ़ते थे, अब आपने इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो आपने रिजल्ट आने से पहले ही क्या ले लिया, करेक्टिव एक्शन ले लिया। रिजल्ट आने से पहले ही क्या ले लिया, करेक्टिव एक्शन ले लिया मॉक टेस्ट देके। ये क्या हुआ, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने इस बार टारगेट सेट किया था कि इस बार एक भी यूनिट में डिफेक्ट नहीं आएगा, एक भी यूनिट डिफेक्टिव नहीं बनेगी। तो उसके लिए आपने क्या किया, ऐसा सोचने से पहले ही क्या कर लिया, ये सोच तो लिया, उसके बाद क्या कर लिया आपने, पहले ही रिव्यू कर लिया, पहले ही इंस्पेक्शन कर लिया, पहले ही टेस्टिंग कर ली, ताकि डिफेक्टिव यूनिट बने ही ना और वेरिएंस वगैरह बिल्कुल ही ना आए। ये हो गया फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। चौथा एग्जाम्पल, आपने टारगेट सेट किया था कि इस साल के एंड तक जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, कैश का बैलेंस, वो 5 लाख रुपये होगा, आपके पास 5 लाख का कैश होगा। तो आपने क्या किया, हर महीने या वीकली बेसिस पे आपने कैश चेक करते गए। कैश कैसे चेक किया आपने, कैश का बजट बनाया, देखा कि कितना खर्चा कर रहे हो, और देखा कि आपने कि ऐसा चलता गया तो फ्यूचर में कितना बैलेंस होगा। तो अगर आपने ज़्यादा वगैरह खर्चा कर दिया, मान लो एक महीने में आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो आपने पहले ही एक्शन ले लिया कि आगे से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, ताकि आपका जो टारगेट है 5 लाख का वो अचीव हो जाए। ये क्या हो गया, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। मतलब रिजल्ट आने से पहले ही आपने क्या ले लिया, एक्शन ले लिया, ताकि आपका एक्चुअल रिजल्ट बजटेड फिगर से मैच हो जाए, ताकि आपका एक्चुअल रिजल्ट टारगेट वाली फिगर से मैच हो जाए, उसमें वेरिएंस बिल्कुल कम आए, ना के बराबर वेरिएंस आए। ये क्या होता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले रिव्यू करना पड़ता है, पूरा रिव्यू करना पड़ता है, पूरी फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा डाटा रिक्वायर्ड होता है, तो इसके लिए आपको बंदे बैठाने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। कौन सा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है, करेक्टिव एक्शन लेता है इवेंट होने से पहले, मतलब एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले ही एक्शन ले लेता है। जबकि फीडबैक कंट्रोल कब एक्शन लेता है, रिजल्ट आने के बाद। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में अपन रिजल्ट आने से पहले ही एक्शन ले लेते हैं, और फीडबैक कंट्रोल में अपन कब जागते हैं, रिजल्ट आने के बाद जागते हैं। ये इन दोनों में फर्क होता है। ये हो गया अपना फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। अब आगे दे रखा है गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को इंप्लीमेंट करोगे तो उसकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, क्या क्या जरूरी है। पहला बता रखा है थोरो प्लानिंग एंड एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। आपको थोरो प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप फोरकास्टिंग ठीक से कर पाओगे। दूसरा, आपको कंट्रोल सिस्टम का एक मॉडल बनाना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तीसरा, आपको डाटा को रेगुलरली कलेक्ट करके असेस करना पड़ेगा, जो भी डाटा है उसको रेगुलरली कलेक्ट करके असेस करना पड़ेगा, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको कलेक्ट करके असेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बजट बनाए और बैठ गए, बजट बना के बैठना नहीं है आपको, इसमें डाटा को कलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो जिस बजट में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग होती है वो एक तरीके से क्या होता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। और जो बजटरी कंट्रोल बिना मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग के चलता है वो क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल। इसमें अपन करेक्टिव एक्शन कब ले लेते हैं, रिजल्ट आने से पहले ही ले लेते हैं, ताकि अपना एक्चुअल रिजल्ट बजटेड फिगर्स को मैच कर जाए, ज़्यादा गैप नहीं आए, ज़्यादा वेरिएंस नहीं आए। लेकिन फीडबैक कंट्रोल में कब लेते हैं अपन, 1 साल तक बैठे रहते हैं, रिजल्ट आने के बाद फिर अपन एक्शन लेते हैं, वो होता है फीडबैक कंट्रोल। तो ये होता है फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये था इस चैप्टर का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम कैसा बिहेव करता है, इसके अंदर पहला सब टॉपिक दे रखा है जनरल शॉर्टकमिंग्स इन बजटरी कंट्रोल सिस्टम। जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है इसमें जनरल शॉर्टकमिंग्स क्या क्या कमियां पाई जाती हैं, नॉर्मली क्या क्या कमियां पाई जाती हैं। तो किसी भी बजटरी कंट्रोल सिस्टम में 3 नॉर्मली कमियां पाई जाती हैं। पहला, लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड गोल्स। जो वर्कर्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, किसी का गोल अलग होता है, किसी का गोल अलग होता है, तो उनमें लड़ाइयाँ चलती रहती है, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, इन्फ्लुएंस ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। काफ़ी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, वो बजट को बर्बाद कर देते हैं। कैसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, मान लो आपने बजट तो बनाया था कि इस साल 10,000 यूनिट की सेल कर देंगे, लेकिन मान लो आपके बिजनेस में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, पूरा बजट बेकार हो जाता है उससे, कि आपने जो सोचा था वो होगा नहीं, 2-3 महीने आपके वैसे बर्बाद हो गए। या मान लो लेबर ने स्ट्राइक कर दी 2 महीने आपकी फैक्ट्री बंद रही, तो पूरा बजट जो बनाया था वो पूरा बिगड़ जाता है। ऐसे ही मान लो अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गया, आप जिस मटेरियल का यूज़ करते थे गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो अब जो मटेरियल खरीदोगे डबल प्राइस में मिल रहा है, तो पूरा बजट क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं ये बजट को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ऑब्सोलेट कर देते हैं, एक तरीके से बेकार कर देते हैं। तीसरा, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम अपन फॉलो करते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है मेनली क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो ये 3 इसके लिमिटेशन होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता, दूसरा अनकंट्रोलेबल फैक्टर इसको बेकार कर देते हैं, तीसरा ये शॉर्ट टर्म का होता है। ये 3 इसकी दिक्कतें होती हैं। अब इनको इंप्रूव कैसे करोगे, 3 दिक्कत हो गई। तो पहली दिक्कत को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने बताया, आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर दो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है, सभी को इसी बात को मानना है, सभी वर्कर्स को ये बात फॉलो करनी है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है अपन को अच्छी क्वालिटी का माल देना है,
तो सभी वर्कर्स को अच्छी क्वालिटी का माल बनाना है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव अपनी कॉस्ट बचानी है, तो सभी वर्कर्स को अपनी कॉस्ट बचानी है, ये क्लियरली डिफाइन करना है। दूसरा, आपको एक अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब आपका कुछ अनकंट्रोलेबल कुछ भी होने वाला हो, कुछ भी अनकंट्रोलेबल चीज़ होने वाली हो, जैसे मान लो मटेरियल बैन होने वाला हो, आपको तुरंत खबर मिल जाए, मतलब अनकंट्रोल होने से पहले ही आपको क्या मिल जाए, वो खबर मिल जाए और आपको उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पाओ। तो कुछ भी चीज़ अनकंट्रोलेबल होने वाली है उसकी आपको तुरंत ही क्या मिल जाए, खबर मिल जाए, तुरंत ही आपको उसकी नॉलेज मिल जाए, ये होता है अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा, आपको जो बजट वैल्यूज एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी वो अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड की एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। इन 3 तरीके से आप इन 3 दिक्कतों को दूर कर सकते हो। कौन कौन सी दिक्कतें? लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड गोल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। कैसे इंप्रूव करोगे? कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन कर दो, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कर लो ताकि आपको तुरंत खबर मिल जाए जो भी अनकंट्रोलेबल होने वाला है, जो भी चीज़ होने वाली है, जो भी घटना घटित होने वाली है, मान लो लेबर स्ट्राइक करने वाली है, आपको तुरंत पता चल जाए, या मटेरियल बैन होने वाला है, आपको तुरंत पता चल जाए। और तीसरा, आप बजट वैल्यूज एस्टेब्लिश कर दो अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड के लिए। इसके बाद था बिहेवियरल एस्पेक्ट में दूसरा सब टॉपिक, पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस। तो जो बजट बनता है ये 2 तरीके से बनता है, एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करके बनता है, एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करके बनता है। एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करके बनता है, एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करके बनता है। जो अपन ये बजटरी कंट्रोल पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल, इसमें मेनली कौन सा फॉलो होता है? टॉप डाउन अप्रोच। कौन सा फॉलो होता है? मेनली टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, इसको अपन टॉप डाउन बजट और इम्पोज स्टाइल बजट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप डाउन बजट और इम्पोज स्टाइल बजट भी बोलते हैं इसको। टॉप डाउन बजट और इम्पोज स्टाइल बजट भी अपन इसको बोलते हैं। इस बजट में क्या होता है, जो बजट बनाता है कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट। कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, कंपनी का CEO CFO, वो बजट बनाते हैं। उन्होंने बजट बनाया इस साल 1 लाख यूनिट की सेल करनी है, उन्होंने अपने मन से बजट बना दिया कि इस साल 1 लाख यूनिट का उनका टारगेट है। वो क्या करते हैं, उस बजट को डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, जो मिडिल मैनेजमेंट होता है, मतलब जो प्रोडक्शन हेड होते हैं उनको दे देते हैं, प्रोडक्शन हेड या सेल्स हेड जो होते हैं उनको दे देते हैं। अब जो सेल्स हेड वगैरह हैं वो किसको दे देते हैं बजट? जो वर्कर्स है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, जो ग्राउंड लेवल पे सेल करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जो काम करेंगे, उनको पकड़ा देते हैं। मतलब इसमें बजट कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो टॉप से स्टार्ट होता है और बॉटम पे जाता है। टॉप मैनेजमेंट बजट बनाता है और पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहता है इसमें? टॉप मैनेजमेंट का। तो टॉप मैनेजमेंट अपनी इच्छा से बजट बनाता है 1 लाख, बाकियों की बात नहीं पूछता, वो बीच वालों की भी बात नहीं पूछता, ना ही लोअर वालों की। वो तो अपनी इच्छा से बजट बनाता है और उनको पकड़ा देता है, उनको बोल देता है ये आपको पूरा करना है। तो टॉप मैनेजमेंट ने बोला इस साल 1 लाख यूनिट की सेल करनी है, ये बात वो क्या कर देता है? मिडिल मैनेजमेंट को और लोअर मैनेजमेंट को बोल देता है। ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें को इम्पोज स्टाइल बजट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें टॉप मैनेजमेंट अपनी इच्छा दूसरों पे थोपता है। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? टॉप मैनेजमेंट की जो इच्छा है, टॉप मैनेजमेंट का जो बजट है, वो दूसरों पे थोप देता है एक तरीके से। उनकी कोई राय नहीं लेता, वो खुद उनको थोप देता है। अगला होता है बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसको अपन पार्टिसिपेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिव अप्रोच। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो बजट बनाता है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, जो वर्कर्स ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, वो बजट बनाते हैं। कॉस्ट का भी, रेवेन्यू वगैरह का भी, सेल्स वगैरह का, सबका बजट कौन बनाते हैं? जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे वो बजट बनाते हैं। बजट बना के क्या करते हैं? वो डिपार्टमेंट हेड को, जैसे कॉस्ट वाला प्रोडक्शन हेड को देगा, सेल्स वाला सेल्स हेड के डिपार्टमेंट को देगा। तो जो वर्कर्स ने बनाया बजट वो डिपार्टमेंट हेड को दे देते हैं। वर्कर्स अपना अपना बजट बना देते हैं और डिपार्टमेंट हेड को दे देते हैं। डिपार्टमेंट हेड उसमें छोटा मोटा चेंज कर देता है, थोड़ा बहुत रिव्यू करके, और वर्कर्स से बात करके छोटा मोटा चेंज कर देता है। उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल मैनेजमेंट उसको फाइनलाइज करवाने के लिए टॉप मैनेजमेंट को भेज देता है। टॉप मैनेजमेंट थोड़ा बहुत रिव्यू करके उसको फाइनलाइज कर देता है। एक तरीके से सब मिलकर बजट बनाते हैं। ग्राउंड लेवल के वर्कर्स सबसे पहले बनाते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट थोड़ा बहुत रिव्यू करता है, टॉप मैनेजमेंट उसको रिव्यू करके फाइनल कर देता है। तो सब मिलकर बजट बनाते हैं, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिव अप्रोच। ये होता है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? बजट फिगर्स थोपी जाती है, इंपोज की जाती है किसके ऊपर? जो काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, उनके ऊपर इंपोज की जाती है। कौन इंपोज करता है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट अपनी इच्छा उनके ऊपर इंपोज कर देता है और उनको उसको फॉलो करना पड़ता है। उनका बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं होता। जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे उनका बिल्कुल बजट में पार्टिसिपेशन नहीं होता। अब इसका फायदा क्या है इस वाले का, टॉप डाउन का? फायदा ये है कि ऐसा बजट काफ़ी जल्दी बन जाता है। जो भी टॉप मैनेजमेंट की इच्छा है उस इच्छा के अकॉर्डिंग वो बजट बन जाता है, तो टाइम काफ़ी कम लगता है। दूसरा, मैनेजमेंट का टाइम इसमें खराब नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट को कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, बस टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया वो उनको करना है, लोअर मैनेजमेंट को। अब इसकी दिक्कत क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि इस केस में इनएक्यूरेट बजट बन सकता है, क्योंकि आपने काम करने वालों से तो पूछा ही नहीं क्या बजट बनाना है, आपने तो अपनी इच्छा से बजट बना दिया। जो काम करेंगे असलियत तो उनको पता है, क्या पता मंदी आने वाली हो, आपने बजट बना दिया 1 लाख का, जबकि इस साल 40,000 यूनिट की भी सेल नहीं होगी। तो इसमें क्या दिक्कत होती है? इनएक्यूरेट बजट बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने जो काम करेंगे ग्राउंड लेवल पे उनकी तो राय नहीं ली, तो इसमें इनएक्यूरेट बजट बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। अब बॉटम अप्रोच, इसमें क्या होता है? सबसे पहले वर्कर्स अपना खुद का बजट बनाते हैं और ये कौन रिव्यू करता है? टॉप मैनेजमेंट उसको रिव्यू कर देता है। मतलब सभी मिलकर एक तरीके से बजट बनाते हैं। अब इसके फायदे बता रखे हैं। इसमें क्या होता है? बजट कौन बनाते हैं? वर्कर्स। तो क्या होता है? वर्कर्स खुद बताते हैं कि हाँ मैं इस साल 5,000 यूनिट सेल कर दूंगा। वर्कर ने नहीं बोला मैं 5,000 यूनिट सेल कर दूंगा, वर्कर बी ने बोला कि मैं 6,000 यूनिट सेल कर दूंगा। तो
वो खुद बोलते हैं, तो जो उन्होंने बात बोली है वो उनका खुद का पर्सनल गोल बन जाता है, वो उनका खुद का पर्सनल गोल बन जाता है। तो वो मन लगा के काम करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बात गलत ना हो, उनकी बात सच्ची हो, तो वो पर्सनल गोल बन जाता है और वो मन लगा के काम करते हैं। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरा, उन वर्कर्स को लोकल कंडीशन की नॉलेज होती है, लोकल कंडीशन की नॉलेज होती है, तो जो प्लानिंग करते हैं, जो बजट बनाते हैं, वो एकदम ठीक बनता है, ये भी फायदा हो जाता है। तीसरा, इसकी लिमिटेशन बता रखी है कि ये वाला अप्रोच काफ़ी टाइम इंटेंसिव भी पड़ता है और कॉस्टली भी पड़ता है। टाइम कैसे? क्योंकि सब वर्कर्स अपना अपना बजट बना के देते हैं, उनको फिर रिव्यू किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा, कॉस्टली कैसे बढ़ जाता है? रिव्यू मैनेजमेंट खुद नहीं करता बैठ के, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू रिव्यू करवाता है, तो इसलिए उनको सैलरी वगैरह देनी पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह को, तो ये कॉस्टली भी बढ़ जाता है। एक दिक्कत हो रहा है इसमें, वर्कर्स क्या करते हैं, बजट में बजटरी स्लैक डाल देते हैं। अभी बजटरी स्लैक क्या है? बजटरी स्लैक क्या है? वो क्या करते हैं, बजट में एक स्लैक डाल देते हैं जिससे बजट आसानी से अचीव हो जाए। मतलब उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन बजट कम का बनाते हैं। जैसे वर्कर की कैपेसिटी है मान लो 1 लाख यूनिट सेल करने की, और वो बजट बनाते हैं 80,000 यूनिट का। 1 लाख की कैपेसिटी है और बजट बना दिया 80,000 यूनिट का। अब क्या होगा, स्लैक डाल दिया बजट में, आसानी से अचीव हो जाएगा बजट। वो आराम से क्या करेंगे, वो बजट वर्कर्स आराम से 1 लाख यूनिट सेल कर देंगे, फिर बोलेंगे कि हमने ज़्यादा यूनिट सेल कर दी, उनको फ्री का बोनस मिल जाएगा, फ्री की क्या मिल जाएंगी, उनको तारीफें मिल जाएंगी, फ्री का बोनस, फ्री की तारीफें उनको मिल जाएंगी। तो बजट में स्लैक डाल देते हैं ताकि बजट आसानी से अचीव हो सके। कैपेसिटी ज़्यादा है, बजट कम का बना देते हैं, क्योंकि इसमें बजट कौन बनाते हैं, वर्कर्स बनाते हैं, तो बजट में स्लैक डाल देते हैं ताकि बजट आसानी से अचीव हो सके। ये भी इसमें एक दिक्कत है। इसके अलावा इसमें कुछ अदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रखे हैं वर्कर्स को इन्वॉल्व करने के। अगर आप वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हो तो कुछ एडवांटेज बता रखे हैं, कुछ डिसएडवांटेज बता रखे हैं। वैसे तो मैंने देख लिया मेन एडवांटेज, लेकिन कुछ अदर एडवांटेज और दे रखे हैं, वो और देख लो। एडवांटेज क्या क्या दे रखे हैं अदर, तो 4 दे रखे हैं। पहला दे रखा है ओनरशिप वर्क। इसमें क्या होता है, अपन वर्कर्स को काम की ओनरशिप दे देते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। दूसरा, वर्कर्स इसमें ये नहीं बोल सकते कि हमको अनरियलिस्टिक गोल दिया गया, क्योंकि अपन ने बजट किससे बनवाया, उनसे बनवाया, उन पे थोपा नहीं है, उनसे बनवाया है, तो वो अनरियलिस्टिक गोल के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। तीसरा, जब अपन वर्कर की राय लेते हैं तो उनको लगता है कि हमारी कदर की जा रही है, तो उनको अप्रिसिएशन वाली फील आती है और वैल्यू वाली फील आती है। चौथा, वो बजट बनाते बनाते जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो दिक्कतें हो रही हैं, जो इशू हो रहे हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ये 4 फायदे होते हैं। लेकिन इससे 2 डिसएडवांटेज और हैं अदर। वो क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, वो अनपढ़ होते हैं एक तरीके से, तो उनको बजट बनाना नहीं आता। एक तो दिक्कत ये होती है, काफ़ी सारे अनपढ़ होते हैं, काफ़ी सारे 12वीं पढ़े होते हैं, 10वीं पढ़े होते हैं, तो उनको बजट बनाना ही नहीं आता। एक तो दिक्कत ये होती है। दूसरा, पर्सनैलिटी ट्रेट, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे हो जाती है, वर्कर ए ने बोला मैं 6,000 यूनिट बेच दूंगा, वर्कर बी ने बोला मैं 5,000 बेचूंगा, वर्कर सी ने बोला मैं 8,000 बेच दूंगा, फिर आपस में लड़ लेते हैं, तूने ज़्यादा क्यों बोली, तूने कम क्यों बोली, तो ये दिक्कत आ जाती है। ये आपस में क्या कर लेते हैं, लड़ लेते हैं वर्कर्स, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो 4 एडवांटेज दे रखे हैं। ओनरशिप ले लेते हैं वो। दूसरा, अनरियलिस्टिक गोल के लिए ब्लेम नहीं करते। तीसरा, एप्रिसिएशन वाली फील करते हैं वो। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन का इशू डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिक्कतें और आ जाती हैं, क्या क्या, एक तो उनको बजट बनाने की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। दूसरा, पर्सनैलिटी ट्रेट, मतलब आपस में लड़ लेते हैं, ये दिक्कतें आ जाती हैं अगर आप उन स्टाफ को इन्वॉल्व करते हो, तो स्टाफ को अगर बजट बनाने में इन्वॉल्व करते हो तो। अब देखो, दोनों के दोनों अप्रोच में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ लिमिटेशन है, तो कौन सा यूज़ करें। तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, अगर कभी इसका क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करो, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ये यूज़ करो या पूरा का पूरा टॉप डाउन यूज़ करो। तो दोनों के फ़ायदे दोनों के फ़ायदे भी हैं, दोनों के डिसएडवांटेज भी हैं। तो वैसे तो बढ़िया बॉटम अप अप्रोच है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच बढ़िया होता है, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए क्या यूज़ करो, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करो, ये मैंने आपको बताया था। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग, तो बजटिंग 2 तरह की होती है, ट्रेडिशनल बजटिंग जो अपन ने अभी देखी, ट्रेडिशनल बजटिंग, एक होती है बियॉन्ड बजटिंग। अब बियॉन्ड बजटिंग क्या होती है, उसको समझने से पहले आपको देखने पड़ेंगे ट्रेडिशनल बजट के लिमिटेशन क्या क्या होते हैं। तो ट्रेडिशनल बजट के मैंने आपको 5-6 लिमिटेशन बताए थे। क्या क्या बताए थे, जो ट्रेडिशनल बजट होते हैं वो लिटिल वैल्यू एड करते हैं, मतलब वो वैल्यू एडिशन ज़्यादा नहीं करते, ओनली कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, वैल्यू एडिशन ज़्यादा नहीं करते। दूसरा, ओपन है बैरियर टू चेंज, वो चेंज में बैरियर होते हैं, बदलाव में बैरियर होते हैं, वो बदलाव में एक तरीके से बाधा क्रिएट करते हैं। बाधा कैसे क्रिएट करते हैं कि मान लो आपने 1 लाख यूनिट का बजट बनाया, अब मान लो मार्केट में काफ़ी तेज़ी आ गई, आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई, तो आराम से आप इस साल 3-4 लाख यूनिट सेल कर सकते हो, लेकिन बजट तो आपने 1 लाख का बना रखा है। तो एक तरीके से बदलाव करने में क्या होते हैं, वो बाधा होते हैं, उसमें अपन बदलाव वगैरह कुछ नहीं करते। तीसरा, डेवलप्ड एंड अपडेटेड टू इनफ्रिक्वेंटली, यूजली एनुअली, अपन उन बजट को बनाते भी एक बार एनुअल में और अपडेट भी एक बार ही करते हैं, मतलब एनुअल में देखते हैं, उससे पहले उसको ना कभी अपडेट करते हैं ना कुछ देखते। तो क्या होता है, जैसे मान लो कुछ अनकंट्रोलेबल हो गया, 2 महीने आपकी फैक्ट्री बंद हो गई स्ट्राइक वगैरह के कारण, तो अपन ने उसको अपडेट नहीं किया, तो आपका वेरिएंस आना तय है। या मान लो मटेरियल बैन हो गया, तो अपन ने उसको अपडेट नहीं किया, पक्का मटेरियल में वेरिएंस आना क्या है, कन्फर्म है। या मान लो मटेरियल की प्राइस ही डबल हो गई, जिसमें वर्कर्स का कोई रोल नहीं था, वर्कर्स का कोई वश नहीं था, वैसे ही प्राइस डबल कर दी गवर्नमेंट ने, अब अपन ने उसको अपडेट नहीं किया, अब वेरिएंस आना कंपलसरी है, वेरिएंस आना तय है।
तो ये दिक्कत आ जाती है। उनको अपन अपडेट साल में एक बार करते हैं, तो जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं उनको अपन कंसिडर ही नहीं करते उसमें। चौथा, जो अपन ट्रेडिशनल बजट बनाते हैं वो मेनली टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करके बनाते हैं। क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करके बनाते हैं। तो जो पीपल होते हैं, पीपल मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो अंडरवैल्यूड फील करते हैं, क्योंकि अपन उनसे राय नहीं जानते, राय वगैरह कुछ नहीं मांगते, उन पर बजट थोप देते हैं, तो वो अंडरवैल्यूड फील करते हैं। इसके बाद जो बजट होते हैं उस पर फोकस किस पे होता है, कॉस्ट कंट्रोल पे। वैल्यू क्रिएशन में नहीं होता, कॉस्ट कंट्रोल पे। अपन बजट बनाते हैं, एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, वेरिएंस आते हैं, तो अपन कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक लगाते हैं। मटेरियल एक्स को मटेरियल वाई से रिप्लेस कर देते हैं ताकि अपनी कॉस्ट कंट्रोल हो जाए, ताकि आगे से बजट में वेरिएंस ना आए। तो कॉस्ट कंट्रोल पे उनका फोकस होता है। लास्ट लिमिटेशन है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। ये सारी इसकी लिमिटेशन दे रखी है। तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया था अबडक्ट, ABDUCT, अबडक्ट मतलब किडनैपिंग, अपहरण करना अबडक्ट होता है। तो अबडक्ट है लिमिटेशन, A फॉर एडिटिव वैल्यू, B फॉर बैरियर टू चेंज, D फॉर डेवलप्ड एंड अपडेटेड टू इनफ्रिक्वेंटली, U फॉर अंडरवैल्यूड, C फॉर कॉस्ट कंट्रोल और T फॉर टाइम कंज्यूमिंग। ये मैंने आपको बताया था तरीका याद करने का। तो इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या आया, बियॉन्ड बजटिंग। क्या है इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए, बियॉन्ड बजटिंग। अभी बियॉन्ड बजटिंग क्या है, ये कुछ स्पेशल बजट नहीं है, जो अपन बजट बनाते हैं वही बजट है ये, बस इसमें कुछ चीज़ें करेंगे अपन। क्या क्या चीज़ें करेंगे वो लिख रखी है। तो बियॉन्ड बजटिंग में अपन क्या क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहली बात तो उस बियॉन्ड बजट को हम हमेशा बॉटम अप अप्रोच के फॉलो करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करके बनाएंगे, टॉप डाउन से कभी नहीं बनाएंगे। मतलब सभी को पार्टिसिपेट करेंगे, सभी वर्कर्स को पार्टिसिपेट करके प्लानिंग भी करेंगे और बजट भी बनाएंगे, सभी का पार्टिसिपेशन करके। तो बॉटम अप अप्रोच हमेशा फॉलो होगी। और उस बजट को हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, टाइम टू टाइम अमेंड करेंगे। जैसे जैसे मार्केट में चेंज होगा, जैसे जैसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर हुए, अपन उसको टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, रिवाइज और चेंज करते रहेंगे। उसकी मॉनिटरिंग करके, फोरकास्टिंग करके उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, अमेंड करेंगे। जैसे मान लो मार्केट में चेंज हो गया, मार्केट में तेजी आ गई, पहले आपने 1 लाख यूनिट का बजट बनाया था, अब मार्केट में तेजी आ गई, अब आप आराम से 4 लाख यूनिट बेच सकते हो, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप बजट क्या कर दोगे, 4 लाख कर दोगे। सेल कितना कर दोगे, 4 लाख। या मान लो मार्केट में मंदी आ गई, पहले 1 लाख यूनिट का बजट बनाया था, लेकिन मंदी आ गई, अब आपकी 20,000 यूनिट मुश्किल से बिकेंगी, तो आप बजट क्या कर दोगे, 20,000 यूनिट का कर दोगे। बजट को ही रिवाइज कर दोगे, बजट को ही रिवाइज कर दोगे। या कुछ अनकंट्रोलेबल हो गया, मान लो फैक्ट्री में आग लग गई, 2 महीने बर्बाद हो गए, आप पूरा डाटा चेंज कर दोगे बजट का, बजट को पूरा रिवाइज कर दोगे। या मान लो मटेरियल को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब आपको जो मटेरियल पड़ेगा डबल प्राइस से पड़ेगा, तो आप मटेरियल को चेंज कर दोगे बजट में। तो बजट ही रिवाइज कर दोगे, मार्केट चेंज के कारण जो चीज़ें होंगी या अनकंट्रोलेबल फैक्टर के कारण जो चीज़ें होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप बजट को टाइम टू टाइम क्या करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, अमेंड करते जाओगे, ताकि बजट बेकार ना हो, ताकि बजट ऑब्सोलेट ना हो, ताकि बजट बेकार ना हो। दूसरा, बजट की अपन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग करते रहेंगे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग करते रहेंगे, ताकि जो एक्चुअल रिजल्ट आए वो बजटेड रिजल्ट से मैच हो जाए। मतलब एक तरीके से फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लगाएंगे, ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे, अपन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग करते रहेंगे, ताकि एक्चुअल रिजल्ट बजटेड रिजल्ट से मैच हो जाए और वेरिएंस बिल्कुल कम आए। तीसरा, इसमें हमेशा बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेंगे, ये तो मैंने आपको बताई दी। हमेशा क्या फॉलो करेंगे, बॉटम अप अप्रोच, मतलब सभी को मिला के बजट बनाएंगे, सभी से डिस्कस करके। ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट बना देगा और थोप देगा, इसमें सभी को हमेशा क्या होगा, बॉटम अप अप्रोच फॉलो होगा। चौथा, इसमें जो टारगेट रखेंगे वो किसके बेस पे रखेंगे, ग्रोथ बेस्ड टारगेट रखेंगे, ना कि बजट के बेस पे। बजट के बेस पे कोई टारगेट नहीं देंगे अपन, ग्रोथ के बेस पे टारगेट देंगे। और जो टारगेट सेट करेंगे अपन, वो कंपटीटर को सेट करेंगे, इंटरनल टारगेट को सेट नहीं करेंगे कि पिछला साल का डाटा ले लिया, पिछले साल 1 लाख यूनिट सेल करी थी तो इस साल 1,20,000 का टारगेट बना लिया, ऐसा नहीं करेंगे। अपन देखेंगे कंपटीटर कितना बेच रहा है। मान लो आप फोन इंडस्ट्री में हो, तो आपका कंपटीटर बेच रहा है अगले साल 2 लाख यूनिट, तो आप टारगेट किसको बनाओगे, कंपटीटर को, कि कंपटीटर 2 लाख बेचता है तो अपन को कंपटीटर को हराना है। तो टारगेट किसको सेट करेंगे अपन, कंपटीटर को। और टारगेट भी कैसा, ग्रोथ बेस्ड टारगेट, ना कि बजट बेस्ड। बजट वाला टारगेट नहीं करेंगे, ग्रोथ वाला टारगेट सेट करेंगे। तो ये होता है बियॉन्ड बजटिंग, कुछ स्पेशल नहीं होता। जो बजट होता है उसी बजट में अपन कुछ बातें फॉलो करेंगे। एक हमेशा बॉटम अप अप्रोच, दूसरा उस बजट को टाइम टू टाइम अपन रिवाइज करेंगे, अमेंड करेंगे मार्केट चेंज के कारण और अनकंट्रोलेबल फैक्टर के कारण। इसके अलावा उसकी हमेशा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, मतलब फीड फॉरवर्ड लगाएंगे उसमें हमेशा, ताकि गैप ना आए, ताकि वेरिएंस वगैरह ना आए। इसके अलावा हमेशा ग्रोथ बेस्ड टारगेट सेट करेंगे, बजट बेस्ड टारगेट सेट नहीं करेंगे। और टारगेट भी किसको बनाएंगे, कंपटीटर को बनाएंगे। अब बियॉन्ड बजटिंग के एडवांटेज दे रखे हैं, 2 एडवांटेज दे रखे हैं। एक तो ये अडेप्टिव प्रोसेस, अडेप्टिव प्रोसेस मतलब ये अनुकूल है, ट्रेडिशनल बजटिंग से ज़्यादा अनुकूल है। दूसरा, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस मतलब इसमें अपन सभी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, सभी वर्कर्स को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, सभी जो मिडिल मैनेजमेंट है उनको भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और सभी मिलकर क्या करते हैं, इसमें बजट बनाते हैं, सभी मिलकर इसमें बजट बनाते हैं। ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट ने बजट बना दिया, सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं है ये कि टॉप मैनेजमेंट सभी काम करता है, ऐसा नहीं होता। सभी मिलकर इसमें प्लानिंग करते हैं और सभी मिलकर इसमें बजट बनाते हैं। प्लानिंग भी सभी मिलकर करते हैं इसमें, और बजट भी सभी मिलकर बनाते हैं। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है,
जो कंपनी के लीडर्स हैं, कंपनी के लीडर मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ सभी मिलके एक साथ प्लानिंग करते हैं, एक साथ सभी मिलकर बजट बनाते हैं, एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। ये होता है डिसेंट्रलाइज प्रोसेस। तो दो एडवांटेज हैं, एक तो अडेप्टिव प्रोसेस, दूसरा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस। एडी मैंने बताया था, एडी एडवांटेज का एडी ले सकते हो आप। इसके बाद नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो एक तो क्या होता है बियॉन्ड बजटिंग में, अपन टॉप डाउन से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, बॉटम अप पे। जो ट्रेडिशनल बजट थे वो 99.99% क्या होते थे, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करके बनते थे, लेकिन बियॉन्ड बजटिंग में अपन हमेशा बॉटम अप पे शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो बियॉन्ड बजटिंग के बजट होते हैं ये इवॉल्विंग होते हैं। इवॉल्विंग मतलब ये आप टाइम टू टाइम अमेंड करते रहते हो, टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहते हो, जैसे जैसे मार्केट में चेंज आते हैं या कुछ अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो आप इसको क्या करते रहते हो, अमेंड करते रहते हो। तो ये ऑब्सोलेट नहीं होते, ऑब्सोलेट मतलब कचरा नहीं होते, ये खराब नहीं होते, ये इवॉल्विंग होते हैं, मतलब काम के होते, कचरा नहीं होते। तीसरा, फोरकास्टिंग। इन बजट में हमेशा फोरकास्टिंग की जाती है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है, मतलब हमेशा फीड फॉरवर्ड को फॉलो किया जाता है, फीडबैक को नहीं फॉलो किया जाता, फीड फॉरवर्ड को फॉलो किया जाता है इसमें, ताकि अपना गैप ना आए, एक्चुअल और बजटेड रिजल्ट में गैप नहीं आए। और लास्ट है, इसमें अपन इंप्रूवमेंट को हाईलाइट करते हैं। तो चार इसके नेचर दे रखे हैं, टॉप डाउन टू बॉटम अप शिफ्ट, दूसरा इवॉल्विंग होता है, तीसरा फोरकास्टिंग और चौथा इंप्रूवमेंट। सेफी, एस फॉर शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, दूसरा ई फॉर इवॉल्विंग, एफ फॉर फोरकास्टिंग और आई फॉर इंप्रूवमेंट। ये कीवर्ड है SEFI, शिफ्ट, इवॉल्विंग, फोरकास्टिंग और इंप्रूवमेंट। SEFI देख लिया अपन ने, नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। अब आगे आ गया बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। 5 बेनिफिट दे रखे हैं बियॉन्ड बजटिंग के। पहला, ये इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता है, जो एम्प्लॉयज उनको मोटिवेट करता है। दूसरा, ये बिहेवियरल इश्यूज जो आते हैं बजट में, बिहेवियरल इश्यूज आते हैं ना, 3 दिक्कतें देखी थी अपने, 3 शॉर्टकमिंग्स थी, उनको भी ये एलिमिनेट कर देता है। तीसरा, इसमें अपन कस्टमर को फोकस करने वाली टीम बनाते हैं। यहाँ अपन इंडिविजुअल वर्कर नहीं करते, यहाँ अपन टीम बना देते हैं वर्कर्स की, जो कस्टमर को फोकस करती हैं, कस्टमर की बातों का ध्यान रखती हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की केयर करती हैं। चौथा, इसमें अपन एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हैं जो आपको तुरंत और ओपन इन्फॉर्मेशन दे, जो फास्ट एंड ओपन इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आपको अनकंट्रोलेबल फैक्टर के बारे में पहले ही पता चल जाए, ताकि आपको अनकंट्रोलेबल फैक्टर के बारे में पहले ही पता चल जाए और उसको आप इनकॉर्पोरेट कर लो। और इसके बाद अगला है, इसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि अपन जो कंपटीशन करते हैं किससे करते हैं, कंपटीटर से करते हैं। अपन जो टारगेट सेट करते हैं किसका करते हैं, कंपटीटर का। अपन इंटरनल टारगेट सेट नहीं करते, वर्कर्स के बीच में टारगेट सेट नहीं करते, अपन कंपटीटर को टारगेट बनाते हैं। सभी वर्कर्स को बोलते हैं कि अपना टारगेट कौन है, वो कंपटीटर है, अपन को उस कंपटीटर को हराना है, अपन को आपस में किसी को नहीं हराना, अपन को उस कंपटीटर को हराना है। तो कोऑर्डिनेशन बन जाता है सभी में, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड गोल्स था ना, वो खत्म हो जाता है, कोऑर्डिनेशन सब में बन जाता है। तो एक तो क्या होता है, इंडिविजुअल्स मोटिवेट हो जाते हैं, दूसरा बिहेवियरल इश्यूज खत्म हो जाते हैं, तीसरा कस्टमर ओरिएंटेड टीम बन जाती है, चौथा फास्ट एंड ओपन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है क्योंकि अपन इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगा देते हैं, और पांचवा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तो मैंने याद करवाया था आपको MECFC, M फॉर मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स, E फॉर एलिमिनेट बिहेवियरल इश्यूज, C फॉर कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स, F फॉर फास्ट एंड ओपन इन्फॉर्मेशन और C फॉर कोऑर्डिनेशन। ये कीवर्ड थे जो मैंने आपको इसकी मेमोरी वर्ड बना दिया था, कीवर्ड। इतना तो याद रखना है आपको, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल, एलिमिनेट बिहेवियरल इश्यूज, कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स, फास्ट एंड ओपन इन्फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन, MECFC। अगला था सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग कहाँ का काम आ सकता है, तो ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ रैपिड चेंज आते हैं, जहाँ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आते हैं, ऐसी इंडस्ट्री में बियॉन्ड बजटिंग ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंज आते हैं तो पुराना एक बजट बना लिया आपने, खराब हो जाएगा, तो उसको आपको टाइम टू टाइम अमेंड करना पड़ेगा। दूसरा, ऐसी इंडस्ट्री जो TQM यूज़ करती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो यूज़ करती है, वहाँ भी ये काम आता है। तीसरा, ऐसी इंडस्ट्री जो रेडिकल चेंज में जा रही है। रेडिकल चेंज मतलब मैंने आपको बताया था BPR मतलब जो या तो बर्बाद हो चुका है या बर्बादी की कगार पे है, तो जो BPR अंडरगो कर रहा है उसके लिए भी बियॉन्ड बजटिंग सूटेबल है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ रैपिड चेंज आ रहे हैं, दूसरा TQM वाली इंडस्ट्री, तीसरा रेडिकल चेंज वाली इंडस्ट्री, इन 3 इंडस्ट्री में बियॉन्ड बजटिंग सूटेबल है। तो ये था अपना बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग में अपने सबसे पहले देखा लिमिटेशंस ट्रेडिशनल बजट के कौन कौन से थे, अबडक्ट ABDUCT, एड लिटिल वैल्यू, बैरियर टू चेंज, डेवलप्ड एंड अपडेटेड टू इनफ्रिक्वेंटली, अंडर वैल्यूड, कॉस्ट कंट्रोल और टाइम कंज्यूमिंग। उसके बाद देखा बियॉन्ड बजटिंग क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। फिर एडवांटेज देखे अपन ने, एडेप्टिव प्रोसेस और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस AD। उसके बाद अपन ने देखा नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग SEFI, शिफ्ट, इवॉल्विंग, फोरकास्टिंग और इंप्रूवमेंट, शिफ्ट, इवॉल्विंग, फोरकास्टिंग और इंप्रूवमेंट। उसके बाद बेनिफिट देखे, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल ME, एलिमिनेट्स बिहेवियरल इश्यूज ME। इसके बाद CFC, कस्टमर ओरिएंटेड टीम्स, फास्ट एंड ओपन इन्फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन। ये अपन ने बेनिफिट देखे। फिर अपन ने देखे सूटेबिलिटी, कहाँ का सूटेबल है, जहाँ रैपिड चेंज आ रहे हैं, जो TQM यूज़ करती है, और जिसने रेडिकल चेंज किया है वहाँ बियॉन्ड बजटिंग सूटेबल है। वहाँ ट्रेडिशनल बजटिंग काम का नहीं है, बियॉन्ड बजटिंग ज़्यादा काम का है। ये थे अपने पूरे थ्योरी टॉपिक। अब इसमें लास्ट चीज़ है प्रैक्टिकल छोटी सी, कि रिविजन इन बजट ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर।
कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गए, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गए, उसको आपको बजट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप रिवाइज बजट बनाओगे कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको कि रिवाइज बजट आप बनाओगे कैसे। कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गए, अनकंट्रोलेबल फैक्टर मतलब गवर्नमेंट ने मटेरियल बैन कर दिया, मटेरियल की प्राइस डबल हो गई, या मान लो लेबर ने स्ट्राइक कर दी, या मान लो आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो कुछ भी अनकंट्रोलेबल हो सकता है। तो कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर हो गए, तो आप बजट को रिवाइज कैसे करोगे वो बता रखा है। तो रिवाइज बजट कैसे बनाओगे, आपको एक पुराना बजट दे रखा होगा और कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर दे रखे होंगे, आपको बजट को रिवाइज करना होगा। तो कैसे रिवाइज करोगे, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी रिवाइज बजटेड सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रिवाइज बजटेड सेल्स एंड रिवाइज बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कंट्रोलेबल पीरियड की। जैसे मान लो 12 महीने का आपको बजट दे रखा था, आप मान लो लेबर ने स्ट्राइक कर दी, उससे आपके 3 महीने बर्बाद हो गए, 3 महीने बर्बाद हो गए। तो 3 महीने क्या थे, अनकंट्रोलेबल थे। या मान लो आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, उससे मान लो आपके 2 महीने बर्बाद हो गए, तो 2 महीने क्या थे, अनकंट्रोलेबल थे। आपको उन अनकंट्रोलेबल मंथ को निकालना है उस बजट से, जो आपने 12 महीने का बजट बना रखा था, उन अनकंट्रोलेबल मंथ को आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज बजटेड सेल्स और रिवाइज बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कौन से पीरियड की, कंट्रोलेबल पीरियड की। 2 महीने आपके बर्बाद हो गए, तो बाकी बचे हुए 10 महीने की आपको क्या निकालनी है, रिवाइज बजटेड सेल्स और रिवाइज बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ये आपको निकालनी है। मतलब बजट में से क्या निकालना है, आपको अनकंट्रोलेबल पीरियड को निकालना है। अनकंट्रोलेबल पीरियड को आपको बजट में से निकालना है, पहला पॉइंट। तो इसके लिए क्या करना है आपको, रिवाइज बजटेड सेल्स और रिवाइज बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कंट्रोलेबल पीरियड की, पहला पॉइंट। दूसरा, बजटेड फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। बजटेड फिक्स कॉस्ट को चेंज मत कर देना, सेल तो चेंज हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट क्यों सेम रहेगी, मान लो आपके 2 महीने बर्बाद हो गए स्ट्राइक के कारण, लेकिन मान लो फैक्ट्री रेंट है जो फिक्स कॉस्ट है, वो तो आपको पूरे 12 महीने की देनी पड़ेगी। चाहे आप 10 महीने काम करो, चाहे 9 महीने काम करो, वो तो पूरी आपको 12 महीने की लगेगी। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, बजटेड वाली फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, उसको कम ज़्यादा मत करना। दूसरा, लेकिन इसमें एक नोट लिख रखा है, हाउएवर इफ एनी स्पेसिफिक अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट इज गिवन। क्या दे रखा है, स्पेसिफिक अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट इज गिवन, देन इट विल बी कंसिडर्ड इन रिवाइज बजट। मान लो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, स्पेसिफिक अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो 2 महीने आपको अपनी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। फिर उस केस को आपको क्लियर करने के लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ा 5 लाख रुपए का, 5 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो 5 लाख क्या है, एक तरीके से अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट है, अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट है। इस ऐसी कोई फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसको आपको बजट में कंसीडर करना पड़ेगा। वैसे बजटेड फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो आपको इनकर करनी पड़ गई। अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट, स्पेसिफिक अनकंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट जो आपको इनकर करनी पड़ गई, तो उसको आपको रिवाइज बजट में कंसीडर करना पड़ेगा। रिवाइज बजट में उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ये इसमें दे रखा है। तो इस तरह से बजट आपका रिवाइज हो जाएगा। ये दे रखा है, रिविजन इन बजट ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये था अपना बजटरी कंट्रोल वाला टॉपिक, जिसमें तीन टॉपिक थे मेनली। एक कंट्रोल स्कीम थी, फीडबैक कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। एक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स थे, बिहेवियरल एस्पेक्ट में एक शॉर्टकमिंग थी। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस था। तीसरा, बियॉन्ड बजटिंग था। और बियॉन्ड बजटिंग में एक चीज़ बता रखी थी, रिवाइज कैसे करोगे बजट को, वो थोड़ा प्रैक्टिकल था। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, ये थ्योरी चैप्टर है। एक बार अपन मॉड्यूल देख लेते हैं इसका। बजटरी कंट्रोल चैप्टर 11। ओल्ड कोर्स का बिल्कुल अलग है, न्यू कोर्स का बिल्कुल अलग है। ये ओल्ड कोर्स में प्रैक्टिकल है, यहाँ थ्योरी है। और सी एंटर में भी पूरा प्रैक्टिकल हो जाता था, वहाँ अपन बजट बनाते थे। यहाँ बजट नहीं बनाएंगे, यहाँ इसकी थ्योरी की बात कर रखी है। तो देखो इस चैप्टर में ओवरव्यू में क्या क्या दे रखा है, बजटरी कंट्रोल के बारे में बता रखा है। सबसे पहले एक कंट्रोल स्कीम बता रखी है आपको, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट बता रखा है, एक बियॉन्ड बजटिंग बता रखा है। ये चीज़ें इसमें बता रखी हैं। सबसे पहले अपने बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ा, क्या होता है बजटरी कंट्रोल, पूरा देखा। उसके बाद अपन ने इसमें देखा फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल देखा। फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होते हैं, दोनों का अपन ने डिटेल देखा। टाइप्स ऑफ फीडबैक वगैरह दे देखे अपन ने इसमें। कंट्रोल रिपोर्ट देखी फीडबैक वाली, क्वेश्चन वगैरह अपन ने कर ही लिए थे सारे। इसके बाद अपन ने देखा बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम अपन ने देखा। वो शॉर्टकमिंग वाली एक क्वेश्चन भी दे रखा है शॉर्टकमिंग का। इसके अलावा अपन ने इसमें देखा पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस। 2 तरीके से बजट बनता है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करके या बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करके, वो अपन ने दोनों देखा। इसके बाद अपन ने देखा बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग में सबसे पहले देखा लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल बजट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसमें देखी अपन ने, सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग देखी, बेनिफिट्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग देखी अपन ने। तो ये बियॉन्ड बजटिंग वाला अपने पूरा कंसेप्ट देखा। ये अपना चैप्टर था बियॉन्ड बजटिंग वाला, बजटरी कंट्रोल वाला पूरा चैप्टर, जो अपन ने पूरा का पूरा कवर कर लिया। 3 टॉपिक थे, पूरे के पूरे थ्योरी टॉपिक थे। एक छोटा सा टॉपिक था रिवाइज वाला, वो प्रैक्टिकल था, बाकी पूरे के पूरे टॉपिक थ्योरी थे। ये सारे क्वेश्चन दे रखे थे जो अपन ने कर लिए। और रिवाइज बजट वाला भी एक क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने,
प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन दे रखा था इसमें, वो भी अपन ने किया था क्लास में। तो ये था अपना चैप्टर बियॉन्ड बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।